फिर गलत यार, मैं और क्या करूं? वेट, नहीं, इसलिए ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। ओह, अब समझ आ रहा है, इतना सिंपल था। 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। जेई एडवांस में इस चीज को लेवल अप करके क्लास मेरी फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आई थी, तो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ 11th के सारे जो तुम्हें इलेक्ट्रोडायनामिक्स करने से पहले करने हैं। देखो आई नो इस टाइम पे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे बैकलॉग्स, तो अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, आई प्रॉमिस यू कि 30 से 40 मार्क्स तुम्हारी जेई मेंस में सिक्योर हो जाएंगे 2027 के अटेम्प्ट में। ये जो 4-5 चैप्टर्स का नाम मैंने लिखा है, इन चैप्टर से हर साल हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और तुम्हारे जितने भी डाउट्स है ना कि अच्छा 11th तो आती नहीं तो 12th कहाँ से पढ़ने, और ये जो सारे एक्सक्यूजेस तुम्हारे पास है, इन सब का भी आंसर इसी वीडियो में है। मैंने खुद फिजिक्स में 99 परसेंटाइल स्कोर किया था अगस्त से जनवरी के बीच में, बिना किसी कोचिंग बिना किसी बैच को ज्वाइन किए। तो जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ सब चीजों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम्हें 11th के कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं, 12th में तुम्हें इसे कैसे पढ़ना है, कितने पीवाईक्यूज करने हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो को एक एक चीज को तुम ध्यान से सुनना। बाकी मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, तुम्हें जिस भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तुम जाके वहां देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूनिट जो क्लास 11th में, जैसे ही क्लास 11 खत्म होती है क्लास 12 में सबसे पहली यूनिट तुम्हारी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसी यूनिट में ये सारे चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आते हैं, और इन चैप्टर से हर साल तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। जेई मेंस में हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आने का मतलब है तुम्हारी परसेंटाइल कितनी इंप्रूव होगी। तुम्हें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स और कैपेसिटर दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ईएमआई और एसी को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 0 और 1, या तो 1 क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, बट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन और 32 से 40 मार्क्स तुम्हारे पास ऐसे हैं जो तुम इन चैप्टर्स को पढ़ के कर सकते हो। और इन चैप्टर्स में 11th की बहुत कम वेटेज है, ये सिर्फ जेई मेंस का है। जेई एडवांस में इस चीज को लेवल अप करके क्लास 11th के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन आ जाएगा। ईएमआई और रोटेशन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जेई एडवांस के पीवाईक्यूज अगर तुम में से किसी ने किए हैं तो। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का जो पूरा पार्ट है ना, पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स और हमारी पूरी मैकेनिक्स, इन दोनों को मिला के हमारे पास हर साल जेई एडवांस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पूरी यूनिट है वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। 11th के क्या प्रीरेक्विजिट्स है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया, आई एम नॉट बोलूंगी, मैं कोई फ्लफ नहीं करने वाली, ना मैं तुमसे झूठ बोलूंगी कि तुम सीधा 12th पढ़ने लग जाओ। आई नो इस टाइम पे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे बैकलॉग्स, तो क्या हमें 11th आनी चाहिए। देखो अगर तुम अपने करंट सिलेबस को, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने करंट सिलेबस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। जब मेरी फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आई थी तो मैंने कंप्लीटली जब 0 से स्टार्ट किया, तो मैंने हमेशा मेक श्योर किया कि जो मैं अभी पढ़ रही हूँ उसका रिवीजन करूँ और वो सब चीजें। लेकिन हमारी 11th डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 11th के कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं, पूरी 11th रिवाइज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे पास टाइम है, ना तुम कर सकते। आई नो, क्योंकि मैंने खुद ये सब चीजें फेस करी है। हमें 11th के ये जो टॉपिक्स, मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रही हूँ 11th के सारे जो तुम्हें इलेक्ट्रोडायनामिक्स करने से पहले करने हैं। देखो तुम्हारी कोचिंग में ऑलमोस्ट आई गेस इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स तो हो ही गया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड तुम्हारा सिलेबस चल रहा होगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स 11th के हैं जो तुम्हें आगे भी काम आएंगे और पीछे वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे। 11th के ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनमें कौन कौन सी चीजों पे ये यूज होंगे वो भी सुन लो। सबसे पहले तो वेक्टर बहुत बेसिक है, फिजिक्स में सबको ही आना चाहिए। वेक्टर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में। मैग्नेटिज्म में जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे और लॉरेंस फोर्स निकाल रहे होंगे, दोनों फोर्सेस का, तो वेक्टर तो हमें फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में ही आना चाहिए। उसके बाद आते हैं न्यूटन्स लॉ पे। इस चीज को स्टार मार्क कर लेना अपने पास, इसको इंपॉर्टेंस लिख लेना कि न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। न्यूटन्स लॉ में चार्ज पार्टिकल, जब भी तुम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में 40% क्वेश्चन यही है कि हमने चार्ज को यहां से ड्रॉप कर दिया, चार्ज यहां पे आया, तो इसमें बताओ कितनी वेलोसिटी है, कितनी फोर्स है, सब कुछ।
पूरा यही है। तो हमें न्यूटन के सारे लॉज आने चाहिए। फोर्स बैलेंस करोगे तुम आगे, एक चार्ज पे फोर्स बैलेंस होगी। अगर तुम में से किसी ने जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन करे हैं तो वहां पे ये होता है कि हमने एक वेज पे एक चार्ज को रख दिया, अब तुम्हें वहां एफबीडी बनानी है, उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उस चार्ज पे एमजी का कौन कौन से कंपोनेंट्स है, उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आना चाहिए न्यूटन लॉ। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के तुम्हें कैसे करने हैं, देखो वेक्टर जैसे बोला, वेक्टर तो सबको ही आता होगा, फिर भी नहीं आता तो अपने वेक्टर के नोट्स को बस हल्का सा रिवाइज कर लेना, बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली न्यूटन लॉ को भी रिवाइज कर लेना। उसके बाद आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क पर एनर्जी चैप्टर में तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है। इस पूरी यूनिट के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कर लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम ट्रस्ट मी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही तुम अच्छे सवालों पे, मेंस के एडवांस के सवालों पे जाओगे ना, वर्क एनर्जी थ्योरम 90% क्वेश्चंस में लगेगी। वो तुमसे पोटेंशियल पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे ही तुम मैग्नेटिज्म में सर्कल वाले क्वेश्चन करोगे, सर्कुलर मोशन का देखो लेवल है। अगर तुम्हें बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने हैं तो तुम छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें मेंस के भी क्वेश्चन करने हैं तो टाइम पीरियड, रेडियस और फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मुलाज लर्न कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन अच्छे वाले करने हैं तो तुम्हें सर्कुलर मोशन आना चाहिए। वहां पे तुम्हें सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सारी एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल और जो भी है हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आती हूँ फोर्स एनालिसिस पे। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला, एफबीडी तो तुम्हें आनी चाहिए। एफबीडी बेसिकली फोर्स एनालिसिस का मतलब है एफबीडी, फोर्स कैसे एनालाइज करोगे वो सब। इसके अलावा अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसकी 11th ठीक ठाक है और उसको एसएचएम और रोटेशन वगैरह करना है तो कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। ये जो 5 चीजें, ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम टाइम लगेगा। तुम एक दिन में बैठ के ये सारी पांचों की पांचों चीजें रिवाइज कर सकते हो। और रोटेशन और एसएचएम कर लेना अगर तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन करने हैं। चार्ज के साथ एसएचएम के, रोटेशन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को भी एडवांस का बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो वो ये कर लेना, नहीं तो तुम सेशन 1 के बाद भी कर सकते हो अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा बैकलॉग्स है। बट ये 5 चीजें तो कर ही लेना, बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने बताया 30 से 40 नंबर तुम्हारे इस एक चीज से हो जाएंगे। अब आते हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखो जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जेई मेंस के या जेई एडवांस के, इन चैप्टर से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसकी पूरी लिस्ट ये रही। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रो में गॉस लॉ, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहली चीज जो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, मैंने पहले अपनी फॉर्मुला शीट तुम्हें दिखा रखी है। पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फॉर्मुला शीट अपने पास बना के रखना। हर एक फॉर्मुला तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो, पोटेंशियल हो, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलाज। उसके बाद इलेक्ट्रो में ये वाले क्वेश्चन तुमने देखे होंगे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के, और डाइलेक्ट्रिक उसमें हमने ऐड कर दिया तो वो वाले क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन की हमारे पास 2 कंडीशंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि व्हीटस्टोन में हमारी जो 2 कंडीशंस होती हैं, व्हीटस्टोन की स्टैंडर्ड कंडीशन तो है ही, व्हीटस्टोन का ऑपोजिट करके पूछ लेता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती है, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, लेकिन वो इसको रिवर्स कर देता है। वो रेशियो इन दोनों का दे देता है और फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वो बीच में या फिर वो ऐसे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ऐड कर देता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में किस टाइप का तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे है या ऐसे है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत आते हैं और इसका एनसीईआरटी में सोल्यूशन दिया हुआ है, वो सोल्यूशन एक बार याद कर लेना। उसके बाद हम आते हैं आगे, विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीटर ब्रिज और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब टॉपिक्स का। अपने नोट्स में ये सारे टॉपिक्स स्टार मार्क कर लेना, इनको इंपॉर्टेंट करके डाल देना कि इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि जब तुम रिवीजन करो, जब तुम मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तुम सबकी कोचिंग में मॉक टेस्ट अभी चल रहे होंगे और इन्हीं चैप्टर्स के चल रहे होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हें मॉक टेस्ट में भी हेल्प करेंगे और आगे जेईई में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जेईई में भी सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ मैग्नेटिज्म में फॉर्मुला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलाज हर चैप्टर में, और मैग्नेटिज्म में तो स्पेशली। उसके बाद फोर्स, चाहे वो वायर पे हो, चार्ज पे हो, एम्पियर्स लॉ, बायो-सावर्ट लॉ और टॉर्क। ठीक है। एएमआई में रोटेटिंग रॉड का क्वेश्चन
ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना मैं स्टार मार्क करके बोलूं उतना कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। और ये पूरी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, इस पूरी 3 पेजेस का स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लो कि किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ योर कॉमन डाउट, सबसे पहले तो ये कि क्या मैं सिर्फ फॉर्मूला कर लूं, दीदी टाइम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कर लूं तो हो जाएगा क्या? नहीं, देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, जैसे मैंने बोला 30 से 40 मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं। तुम फॉर्मूला करके 1 या 2 क्वेश्चन ही बना सकते हो। जेई मेंस हमेशा जेई एडवांस को टच कर रहा है, जैसे जैसे हमारे साल बढ़ रहे हैं वैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हम हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितना मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अगर तुम उतना कर लेते हो, मैंने तुम्हें 11th के प्री रिक्विजिट्स बता दिए हैं, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ बता दिया है। फॉर्मूलाज तो तुम एंड में भी रिवाइज कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट से 1 दिन पहले रिवाइज कर लेना, बट प्लीज मेक श्योर करो कि तुम इस टाइम पे हर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करो। थ्योरी अपनी पूरी रखो, थ्योरी तुम्हें सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला का तो यही है कि फॉर्मूला मत अभी के लिए छोड़ो। अभी अगर तुम सोचोगे कि मैं फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूँ तो एग्जाम तक तो तुम बिल्कुल ही खत्म हो, ठीक है। दूसरी चीज की इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स नहीं आती तो क्या मैं स्किप करके आगे के चैप्टर स्टार्ट कर दूं? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एक इनिशियल पॉइंट है, ये जो पूरा चैप्टर है ना इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का क्या काम है, तो जब तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब तुम चार्ज वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना कि कैपेसिटर के बीच में एक चार्ज को छोड़ दिया, ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है, इन सब चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स काम आएगी। इसीलिए ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनको सीक्वेंस में पढ़ना, सीक्वेंस वही एनसीईआरटी का फॉलो करना या अपनी कोचिंग का फॉलो करना। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फिर कैपेसिटर। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स नहीं आती, आई नो सबके कोचिंग में हो गई है, तुमने नहीं सीरियसली पढ़ा, बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पढ़ने का मन है तो तुम कैसे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के? अपने कोचिंग के नोट्स निकालो, नोट्स तो तुम्हारे पास होंगे, नहीं है तो तुम्हारे टीचर ने नोट्स दिए होंगे, नहीं दिए तो तुम मुझे नीचे बता दो, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगी जिनसे मेरी 99 परसेंटाइल आई थी, और उन नोट्स को रिवाइज करो बस। तुम्हें क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है, तुम क्वेश्चंस अभी मत करो अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो, बट नोट्स रिवाइज कर लो, इससे तुम्हारे आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी 12th को अपनी क्लियर रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने बैकलॉग्स को साइड में रख के अपने करंट सिलेबस पे तो पूरा फोकस रखो ही। अगले 6 महीने में अगर ढंग की परसेंटाइल निकालनी है तो करना पड़ेगा, तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा कि तुम अपने नोट्स तो एटलीस्ट रिवाइज रखो, अपने नोट्स पूरे रखो, नोट्स को रिवाइज करते चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जिसको भी नहीं आता उसको आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो अपने नोट्स रिवाइज कर लो, चाहे वो इलेक्ट्रो के हो। अगर तुम्हें कैपेसिटर भी नहीं आता तो उसके भी नोट्स रिवाइज कर लो, नोट्स के क्वेश्चन को एक बार बना के देख लो कि ठीक है ऐसे ऐसे बनते हैं। तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज है, ताकि जब मैग्नेटिज्म में तुम्हारे टीचर तुम्हें बताए ना कि ये फॉर्मूला तुमने इलेक्ट्रो में भी पढ़ा था, यहाँ पे चार्ज दोनों सेम है बट यहाँ पे फोर्स चेंज हो गई है। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब कंपैरिजन करो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया। 30 से 40 मार्क्स अगर तुम्हारे इन 4 टॉपिक्स को पढ़ के, तुम मेरी बात सुनो, अगर 30 से 40 मार्क्स तुम्हें जेईई मेंस में इन 4 या 5 चीजों को पढ़ के मिल रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़े हम? ये बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है, तुम्हारी कोचिंग में चल भी रहा है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है कि बैकलॉग्स हैं पढ़े कहाँ से, लेक्चर बता दो, वन शॉट बता दो, ये तो तुम्हारी कोचिंग में चल रहे हैं। तो इनको प्लीज अच्छे से करना। इसके अलावा तुम्हें कोई भी हल्की सी भी डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।